इस कहानी की शुरुआत में रमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। पेशे से वह एक पेंटर है और एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ बैठा होता है तभी उसे एहसास होता है कि वह चेयर के अंदर धंस रहा है। वह जल्दी से खड़ा हो जाता है। यह बात अपनी पत्नी को बताता है लेकिन उसकी पत्नी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती और अब रमी के साथ अक्सर ऐसा होता है। वह सोफे के अंदर धंसने लगता है तो कहीं बेड के अंदर। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक दिन जब वो अपने स्टूडियो में होता है उसके बच्चे भी वहाँ पर उसके साथ होते हैं। वो उनके साथ टाइम पास करना शुरू करता है जिस दौरान वो पानी के टैप को बंद करना भूल जाता है और तभी उसके स्टूडियो में पूरी तरह से पानी भर जाता है। वो अपनी पेंटिंग को बचाने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वह पानी के अंदर डूब जाता है। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बाहर आता है लेकिन वो उस जगह नहीं होता जहाँ वो डूबा था, यानी कि वो अपने स्टूडियो के अंदर नहीं है बल्कि नदी के बीचों बीच खड़ा है जहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ और जंगल हैं। वो देखता है कि इस दुनिया में 3 सूरज हैं। इससे उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि यह अर्थ नहीं बल्कि कोई और दुनिया है। और तभी वो देखता है कि सामने से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले वो कुछ पता लगा पाता कि वह कौन है, कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है और जब वह ऊपर निकलता है तो वो अपने स्टूडियो में होता है। दरअसल उसे वापस एक आदमी ने खींच लिया होता है। वो पूरी तरह से हैरान और परेशान होता है कि वह किस दुनिया में गया था। सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि उसका इल्यूजन यानी कि कोई भ्रम है। रेमी से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है। दरअसल उसकी पत्नी अपने बॉस को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। रेमी की ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है, ना तो उसका स्टूडियो बचा और ना ही उसकी पत्नी उसका साथ देने के लिए तैयार है। रेमी की पत्नी जब अपने बॉस को घर लेकर आती है, रेमी उससे बहुत अच्छे से मुलाकात करता है। हालांकि वो जानता है कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है, पर इससे पहले वो कुछ कहता, रेमी उनसे कहता है कि मैं जल्दी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। और इसके बाद रेमी अपने परिवार के पास जाता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी अपने बॉस से शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन रेमी की मदद कोई नहीं करना चाहता। रेमी इस बात से और भी उदास हो जाता है और वो किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए आता है जहाँ पर उसकी कैट भी होती है और तभी उसकी कैट जंप करती है और अचानक से वो हवा में रुक जाती है। साथ ही यहाँ पर टाइम पूरी तरह से रुक गया होता है। रेमी को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पर वक्त क्यों रुक गया। सिर्फ रेमी है जो कुछ कर पा रहा है। अगले पल वो जमीन में धंसना शुरू हो जाता है और एक सुरंग से होता हुआ वो फिर से उसी दुनिया में उसी जंगल में गिर जाता है जहाँ पर और उसने कुछ आदमियों को देखा था। यह सब जंगली आदमी होते हैं, रेमी को देखते हैं। हालांकि रेमी इनसे नहीं डरता है पर अगले ही पल उसे भागना पड़ता है क्योंकि ये सब लोग उसे मारकर अपना खाना बनाना चाहते हैं। रेमी अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक गुफा के अंदर जाता है, इससे पहले कि वहां पर वो जंगली लोग आते जो रेमी को मारना चाहते हैं। रेमी को कोई चीज अपनी तरफ खींचता है और वो एक बार फिर से वो अपने घर के अंदर आ जाता है जहां पर सब सामान बिखर जाता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि रेमी पागल हो चुका है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इस तरह की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब वो अपने स्टूडियो में आता है जहाँ पर वो पेंटिंग करता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने उनसे पैसे लेने हैं। वो सब उससे पैसे मांग रहे होते हैं और अगले ही पल वो सब कुछ फिर से पॉज हो जाता है। वो ज़मीन के अंदर घुसना शुरू हो जाता है और सबको कहता है कि देखो मैं ज़मीन के अंदर घुस रहा हूँ। लेकिन ना कोई उसे सुन सकता है और ना ही देख सकता है कि एक बार फिर से वो उसी दुनिया में निकलता है जहाँ पर पहले भी वो 2 बार आ चुका है। देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो इनकी भाषा समझ नहीं सकता, लेकिन उसे इनके इशारों में समझ में आ जाता है कि वो रमी को उड़ने के लिए कह रहे हैं। रमी को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है, इसीलिए वहां पर जंप करता है, लेकिन मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उनमें से एक जंगली आदमी उसे एक फल खिलाता है। इसे खाने के बाद वो उन लोगों की भाषा बोलना शुरू कर देता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस है जिसका नाम जुटान है, जो इनके कबीले में आकर कभी भी किसी को भी मारकर खा जाता है। इन्हें अपनी पवित्र किताब से पता चला कि दूसरी दुनिया का कोई आदमी आकर इन्हें जुटान से मुक्ति दिलाएगा, इसीलिए अपने मंत्रों से बार बार रमी को उसकी दुनिया से यहाँ पर ले आते हैं। यानी कि रमी को उस राक्षस को मारकर इन सबको आज़ादी से मुक्ति दिलानी होगी। पर रमी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि यह बहुत खतरनाक है। यह रमी को उल्टा लटका देते हैं, लेकिन फिर भी रमी इनकी बातें नहीं मानता और इसके बाद रमी को एक जगह में कैद कर दिया जाता है
ताकि वह जुटान को मारने की प्लानिंग कर सके। रमी को भूख लगी होती है, इसीलिए वहाँ पर एक वाटरमेलन को उठा लेता है और अगले ही पल वो फिर से अपनी इस दुनिया में आ जाता है। उसके हाथ में अब भी वाटरमेलन होता है, लेकिन इस बार वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो यहाँ से दूसरी दुनिया में गया था क्योंकि उसे अब पता है कि उसे दूसरी दुनिया में बार बार क्यों बुलाया जाता है। रमी अब जानता है कि जब तक वो उस राक्षस को नहीं मारेगा वह उन कबीले वालों को जंगली लोगों से मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो ताकत की चीजें खाना शुरू कर देता है ताकि उसका मुकाबला कर सके, उस राक्षस को हरा सके। एक बार फिर से रमी को वहाँ पर उसी दुनिया में बुलाया जाता है जहाँ पर वो उसे तलवार देते हैं और उससे पूछते हैं कि हम उस राक्षस से कैसे निजात पा सके। रमी कहता है कि इसका आसान तरीका है, तुम सबको इस गांव को छोड़कर किसी और गांव में जाना होगा, यानी कि दूसरी जगह पर बसना होगा। पर कबीले वाले का सरदार साफ साफ मना कर देता है और वह कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो आसमान से बिजली हमारे ऊपर गिरेगी और हम सबका खात्मा हो जाएगा। दरअसल आज तक कोई भी इस कबीले से बाहर नहीं गया। सबका यह मानना होता है कि वह इस कबीले के अंदर ही रह सकता है, पर रमी सबसे पहले कबीले के बाहर जाता है, जिसके बाद वह उसके पीछे सारे कबीले वाले आ जाते हैं। और जब ये जंगल में होते हैं तभी जुटान के 2 आदमी आ जाते हैं। रमी उनका मुकाबला करता है, उनमें से एक को मार देता है, जिसके बाद कबीले वाले रमी को अपना सरदार बना लेते हैं। रमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में यानी कि अर्थ में वापस आ जाता है और वो लाइब्रेरी में जाता है और किताबें निकालता है जिसमें लड़ाई के अलग अलग तरीके होते हैं। और उस किताब को लेकर एक बार फिर से वो उस दुनिया में जाता है जहाँ पर वो सबके अंदर उत्साह बढ़ता है और कहता है कि हमें मुकाबला करना होगा, तभी हम अपनी और अपने बच्चों की जान बचा सकते हैं। रमी की वजह से सबके अंदर उत्साह आ जाता है। वो तय करता है कि उस जुड़ान के आदमियों से मुकाबला करेगा। रमी एक बार फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और रात को जब वो अपने बेटे के साथ होता है तभी एक बार फिर से धंसना शुरू हो जाता है और उस दुनिया में दोबारा पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उन लोग यानी कबीले वाले के लोग जुड़ान के लोगों से लड़ रहे हैं, पर जुड़ान के लोगों की जीत हो रही होती है। इसीलिए वो अपने सभी लोगों को लेकर इस जगह से निकल जाता है और जुड़ान के लोगों को हराने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वो जुड़ान के लोगों के पास जाता है और उन सब का मजाक उड़ाता है। वो सब रमी को मारने के लिए उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। रमी एक लकड़ी के खोखले के अंदर छिप जाता है और अगले ही पल बहुत सारे तीर चलते हैं जो रमी के लोग चलाते हैं और जुड़ान के सभी लोगों को खात्मा कर देते हैं। और अब सारे कबीले वाले रमी के सामने आकर अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि रमी की जंग नीति और उनकी टेक्निक की वजह से जंग जीत गई। और अब रमी जो पहले से उनका सरदार है वो रमी की हर बात को पूरे दिल से और मन से मानते हैं। रमी इस पूरे गांव में बहुत सारे सुधार करता है। उसकी जिंदगी यहाँ पर बहुत मजे में चल रही होती है। वो इस जगह का सबसे पावरफुल इंसान है। वो जो कहता है सब वही करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है रमी पूरी तरह बदल चुका है। जहाँ पहले वो एक डरपोक इंसान हुआ करता था अब बहुत बहादुर हो चुका है। साथ ही वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, यहाँ के लोगों को दबाता है। शुरू में तो सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन अब लोग भी उसके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे यह बगावत इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ के लोग उसे मारना चाहते हैं। रमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और इससे पहले कि लोग उसे मार पाते रमी जमीन के अंदर धंस जाता है और एक बार फिर से अर्थ में वापस आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि लोगों को राजा तो चाहिए लेकिन किसी को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो उन्हें दबा कर रखे। रमी अर्थ पर एक बार फिर से पेंटर की जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वह पेंटिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात भी होती है और जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और तभी रमी एक बार फिर से जमीन के अंदर धंस जाता है और वापस उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि जुड़ान अभी जिंदा है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। रमी जुड़ान से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ के लोग जबरदस्ती उसे उस गुफा के अंदर भेज देते हैं जहाँ पर जुड़ान होता है और उसके सामने जुड़ान होता है जो उसके हाइट में कदकाठी में बहुत लंबा होता है। हालांकि रमी बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके पास जो हथियार होता है वो जुड़ान के तरफ फेंकता है और उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। जुड़ान की मृत्यु हो जाती है और इस तरह रमी जुड़ान का खात्मा करके एक बार फिर से इन लोगों का हीरो बन जाता है। अभी भी आखिरी रस्म पूरी नहीं हुई है। आखिरी रस्म में यह रमी को मार देंगे। रमी को जब यह बात पता चलती है तो वो बहुत डर जाता है। यहाँ पर वो जादूगर वो आदमी भी होता है जिसने रमी को यहाँ पर बुलाया था। उसके हाथों में जादुई चीज होती है जिससे उसने रमी को इस दुनिया में बुलाया था। वो उसे आग में फेंक देता है ताकि दूसरी दुनिया का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है जहाँ रमी पूरी तरह से कोमा में जा चुका है। उसके सामने वही लड़की होती है जो उससे प्यार करती है। रमी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन रमी नहीं उठता। वहीं दूसरी
दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी को मारने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आग में जलती हुई उस चीज को जिससे अर्थ का रास्ता खुलता है उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। एक बार फिर से अर्थ का रास्ता खुल जाता है और रेमी वापस इस दुनिया में आ जाता है। उस वक्त वह हॉस्पिटल में होता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहाँ पर रेमी की पत्नी भी होती है, साथ में वह लड़की भी जो रेमी को पसंद करती है। रेमी भी उसे पसंद करता है। दरअसल इस लड़की को नहीं पता होता है कि रेमी की पत्नी भी है और जब उसे पता चलता है तो रेमी से कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। रेमी की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह रेमी से माफी मांगती है और कहती है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रेमी की जिंदगी में एक बार सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसके पास अपना पूरा परिवार है। वहीं दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जाता है क्योंकि रेमी इन सब का हीरो है। उसने राक्षस को और उनकी सेना को मारकर इन सबको हमेशा के लिए आज़ाद किया है और रेमी का स्टैचू बनाकर ये हमेशा के लिए रेमी को याद करना चाहते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी या फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।